हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के सभी डेरिवेशंस हम कर चुके हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आने वाला जो वीडियो है उसमें हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं और सबसे पहले एनसीईआरटी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जैसे ही आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट मीन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टेटमेंट जैसे आप पढ़ोगे, स्टेटमेंट पढ़ते ही फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हम आज के इस वीडियो में चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ और साथ साथ में बोल रहा हूँ। तो जो लाइनें लिखने का काम है, फॉर्मूला फॉर द अल्टरनेटिंग करंट इज दिस, फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ, वो नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। ध्यान से समझें आप उस बात को। अल्टरनेटिंग करंट है और वोल्टेज है, तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो होगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V नॉट कोस ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आप लिख सकते हो आई नॉट कोस ओमेगा टी। डिफरेंस क्या है दोनों में आप सभी को पता है। साइन होगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोस होगा तो इसका वेव फंक्शन कुछ इस टाइप से होगा। करंट और वोल्टेज के लिए यहाँ मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ करंट और वोल्टेज को, ठीक है। अगर आप पे करंट हो तो करंट लिख देना, यहाँ पे वोल्टेज हो तो वोल्टेज लिख लेना। लेकिन ये किसके लिए है, ये कोस ओमेगा टी होगा तो ऐसे चलेगा। मैं करंट के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। ये इसका टाइम लिख देता हूँ, इधर में मैं टाइम लिख देता हूँ, और ये मैं वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप वी नॉट लिख देंगे। ओके, तो ये तो आपके पास होगा करंट और वोल्टेज का। उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो आपका जो एसी सर्किट होता है, सर्किट के अंदर इंपॉर्टेंट जो 3 एलिमेंट्स होते हैं या आप जिनको डिवाइस बोल सकते हो, वो आपके पास है इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द रजिस्टर। तो इंडक्टर का जो फॉर्मूला था, इंडक्टर का फॉर्मूला कहने का मतलब है इंडक्टर जब आप सर्किट में कनेक्ट करते हो तो अप्लाइड वोल्टेज आपकी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उसके अक्रॉस कुछ करंट भी इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होगा और उसका फेजर क्या होगा वो भी साथ साथ रिप्रेजेंट करके चलेंगे। तो मैं हेडिंग में सिर्फ इंडक्टर डाल देता हूँ। तो इंडक्टर की जो वोल्टेज हमने अप्लाई की सर्किट में, जैसे इस प्रकार से आपके पास ये इंडक्टर है और यहाँ पर मैंने AC सप्लाई दे इसको, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी सप्लाई में इसको दे रहा हूँ। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होता है I, वो होता है माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। अगर इसको आप साइन में रिप्रेजेंट करो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, देखो ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है मैं फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो पाई बाई 2 है। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होने का मतलब है कि वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपसे कहा जाए कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखिए। देखो आपने साफ साफ लिखा वोल्टेज लीड करती है करंट से। तो यहाँ देखा तो यहाँ भी देखो वोल्टेज लीड कर रही थी, करंट पाई बाई 2 पीछे था तो वोल्टेज पाई बाई 2 आगे थी। और यहाँ अगर इस पर प्योरली तुम ध्यान दोगे वोल्टेज लीड्स द करंट, तो इसका मतलब करंट से वोल्टेज आगे जानी है। करंट अगर इतना है तो वोल्टेज कितने डिग्री आगे जानी है, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस आगे जानी है। तो V इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये जो 2 इक्वेशन है सेम मीनिंग है दोनों का। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग करंट से की तो वोल्टेज को मैंने लीड किया तो वोल्टेज के अंदर पाई बाई 2 ऐड कर दिया। अगर मैं वोल्टेज से स्टार्ट करता हूँ तो क्योंकि करंट लैग बिहाइंड है तो लैग बिहाइंड है तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये आपके पास है इंडक्टर के लिए। इंडक्टर को जब आप सर्किट में कनेक्ट करते हो
तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एल। ओके, और ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू वो होती है 2 पाई न्यू और इनटू क्या हो गया एल। एल नहीं लिखेंगे अभी, 2 पाई न्यू लिखेंगे। तो यहाँ से एक्सेल की वैल्यू आप लिखोगे 2 पाई न्यू इंटू फ्रिक्वेंसी, नहीं सॉरी इंटू इंडक्टेंस एल। और यहाँ से हम देखेंगे एक्सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? फ्रीक्वेंसी के। एक्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। एक्सी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ हम ग्राफ इधर ही बना देते हैं। एक्सी नहीं, एक्सएल है भैया, सी एल, एल इंडक्टर है ना। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ये बन जाएगा, इधर तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इधर के आपके पास एक्सएल हो जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इंडक्टर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करोगे तो इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे कैपेसिटर का। अप्लाइड वोल्टेज रहेगी आपकी V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट इसके अंदर होगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। या आप ऐसे भी लिख सकते हो आई नोट कोस ओमेगा टी। यहाँ पे करंट लीड करता है। कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। इसका अगर आप लोग फेजर बनाएंगे तो फेजर इसका कुछ ऐसे बनेगा। वोल्टेज का तो ये रहेगा, करंट लीड कर रहा है। तो मैं चौक का कलर चेंज कर देता हूँ। इसका फेजर भी आपको ध्यान रखना है। ये तो इसका फेजर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वोल्टेज है, ये V है और ये क्या है? I। अगर यहाँ फेजर बनाएंगे हम, इसका फेजर मैंने बनाया नहीं, इसका फेजर बना देता हूँ। इसका फेजर ऐसे बनेगा। वोल्टेज तो ऐसे चलनी है और क्योंकि करंट इसका क्या है? माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी है, तो माइनस का स्टार्ट होगा यहाँ से। तो इसका फेजर कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है। पावर का करोगे इसके अंदर, पावर लॉस कितना होगा इसके अंदर? पावर का बाद में लास्ट में कर लेंगे, अभी तक बात रखते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर जब सर्किट में होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करता है, एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सी की जो वैल्यू होती है वो 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी होती है। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई न्यू होती है, इंटू सी हो जाएगा। हम यहाँ से देखेंगे एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए हैं किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या है? V नोट साइन ओमेगा टी। करंट रहेगा I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। और जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 0। इसमें किसी प्रकार का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। कैपेसिटर में आपने देख लिया होगा कि फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 है। देखो पाई बाई 2 है यहाँ पे। ओके, तो ये बात होगी रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है नॉर्मली R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हमारे सर्किट में जो AC है उसकी हम 2 वैल्यूज़ मेज़र करते हैं, एक एवरेज वैल्यू और एक RMS वैल्यू। तो AC की जो एवरेज वैल्यू है V एवरेज में लिखता हूँ, तो V एवरेज आपके पास होगी 2V नोट डिवाइडेड बाई पाई। ये वैल्यू रहेगी 0 से लेके और T/2 साइकिल के लिए, 0 से लेके T/2 साइकिल के लिए। और अगर मुझे V एवरेज निकालनी हो T/2 से लेके T साइकिल के लिए, देखो इसी ऐसे चलती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर निकालूंगा वैल्यू तो मेरे पास आएगी 2V नोट डिवाइड बाई पाई। और यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक निकालूंगा तो वैल्यू आएगी -2V नोट डिवाइडेड बाई पाई। फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालोगे 0 हो जाएगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू ये हो जाएगी। और एवरेज करंट निकालेंगे I एवरेज, तो वो भी यही हो जाएगा 2I नोट डिवाइडेड बाई पाई। एंड ये इसीलिए होगा 0 से T/2 के लिए। और V एवरेज T/2 से T के लिए निकालोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के हमेशा क्या आती है? इसकी 0 आती है। उसके बाद हम RMS वैल्यू निकालें।
आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अगर करंट की निकालेंगे आई आरएमएस तो वो आएगी आई आरएमएस आपके पास आएगी आई नोट डिवाइड बाई √2 और वी आर एम एस आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी नोट डिवाइड बाई √2। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका जो नॉर्मल सर्किट होता है नॉर्मल कंडीशन में, उसमें ऑलवेज जो भी करंट फ्लो करता है वो आरएमएस करंट फ्लो करता है, या जो वोल्टेज होती है वो आरएमएस वोल्टेज होती है। मान लीजिए आपसे कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट इज 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज, आगे जो कुछ भी बोले, तो जब तक वो ये ना कहे कि ये पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, तब तक आपको यही समझना है कि वो आरएमएस वैल्यू होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्किट में वो लिखे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द सर्किट इज, ऐसे नहीं बोलेगा आपको डायरेक्ट ये कहेगा वोल्टेज इन द सर्किट इज 220 वोल्ट, करंट इन द सर्किट इज 5 एम्पियर। तो ये अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, ना पीक कर रखा, ना आरएमएस मेंशन कर रखा, तो अंडरस्टूड है वो आरएमएस होता है। ओके, तो आरएमएस का फॉर्मूला आपके पास ये हो गया है। अब हम बात करते हैं सर्किट में पावर कंजम्पशन की। तो पावर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। यहां से हम ये देखते हैं, अगर कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले क्या लेता हूं मैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में आप देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, फाई की वैल्यू कितनी है? 0। तो रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। और आपको पता है कोस 0 होता है +1, तो पावर P हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस। तो एक रजिस्टिव सर्किट में जो पावर का कंजम्पशन होता है, पावर लॉस होता है, वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद हम लिखते हैं इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए तो इंडक्टर के केस में आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे इंडक्टर फेज डिफरेंस π/2 होता है, तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है? π/2। और इंडक्टर के लिए फेज डिफरेंस π/2 है, तो हमें पता है कोस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ से पावर P बराबर कितना हो जाएगा? 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट में किसी प्रकार का कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ अब कैपेसिटर की, कैपेसिटर में अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर में भी देखिए फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो यहाँ भी फेज डिफरेंस π/2 है। तो कैपेसिटर के केस में भी जो आपके पास फेज डिफरेंस है वो कितना आया? π/2 आया। एंड कोस π/2 कितना होता है? 0। तो यहाँ से आपके पास पावर कितनी आ जाएगी? 0। तो आपका जो पावर लॉस है वो इंडक्टर में, कैपेसिटर में 0 होता है, और रेजिस्टेंस के अंदर मैक्सिमम पावर का लॉस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि हम सर्किट के अंदर इंडक्टर को या कैपेसिटर को ही प्रीफर क्यों करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए? तो उसका आपका डायरेक्ट जवाब यही रहेगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पावर लॉस नहीं करते सर्किट में। रेजिस्टेंस को अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए या करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करूँगा तो ये पावर का लॉस कर देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फेजर डायग्राम, क्योंकि ये जो 3 हमारे पास सर्किट एलिमेंट हुए हैं L, C एंड R, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस, अगर इन तीनों को मैं एक साथ सर्किट में कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास एक फेज डिफरेंस बन के आता है, जिसको मैं एक फेजर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? फेजर एक डायग्राम होता है। फेजर एक्चुअली है क्या? फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर क्या है? रोटेटिंग वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये स्केलर क्वांटिटीज़ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे फेजर बनाना हो, मुझे फेजर बनाना है किसके लिए? इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, तो कैसे बनाएंगे? तो इधर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ करंट को, I को। तो आपको पता है मैं रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ। देखो, अगर I को रिप्रेजेंट करता हूँ तो रेजिस्टेंस के लिए V और I सेम फेज में होते हैं। अगर इधर I है तो ये वोल्टेज हो जाएगी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम इंडक्टर की बात करें तो देखो, आपने देखा था फेज डिफरेंस π/2 होता है, और वोल्टेज लीड करती है करंट से, वोल्टेज करंट से लीड करती है। तो करंट यहाँ पे है, फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इससे अगर लीड करेगा तो आगे की तरफ जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगी वोल्टेज VL।
और कैपेसिटर में अगर हम देखें तो कैपेसिटर वाला वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया था कि फेज डिफरेंस π/2 होता है। तो यहाँ पे करंट लीड करता है। देखो वोल्टेज जब जीरो थी तो करंट अपनी पीक वैल्यू के ऊपर था स्टार्टिंग पॉइंट में, इसका मतलब करंट लीड करता है। करंट लीड करता है इसका मतलब वोल्टेज पीछे है, तो इधर ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा वोल्टेज का। ठीक है, तो ये फेजर हो गया हमारे पास। इसको आप देखेंगे कि फेजर रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें फेज डिफरेंस यहाँ से आप वोल्टेज का और करंट का इंडक्टिव सर्किट में, वोल्टेज का और करंट का कैपेसिटिव सर्किट में, वोल्टेज का और करंट का रेजिस्टिव सर्किट में एक साथ याद कर सकते हो। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बना सकते हो आप, जैसे L, I और C याद करो इसको क्लॉकवाइज, LIC यानी लिखो इसको कैसे क्लॉकवाइज, और आपको पता है फेजर चलता है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी लिखने में सावधानी आपको सुविधा हो जाएगी। LIC लिखो, LIC, और बनाने के बाद पता चल रहा है ये वोल्टेज आगे चल रही है, करंट इधर है, इधर ये वोल्टेज पीछे चल रही है। ठीक है, LIC के रूल्स आप इसको याद कर सकते हो। ये जो LCR सर्किट हमारे पास है, इस LCR सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन होती है। एक रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, XL = XC हो जाता है। तो उस दौरान हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी आती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जब निकालेंगे तो 1/√LC हो जाएगी, 1/√LC हो जाएगी। और अगर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो 1/2π√LC हो जाएगी। तो एक ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम आने वाला है। इसके बाद हमारे पास सर्किट का Q फैक्टर होता है, और Q फैक्टर का फॉर्मूला आपके पास VL/R और VC/R होता है। इसको अगर आप फॉर्मूले को सोल्व करते हैं आगे तो हमारे पास आता है 1/R√L/C। ये Q फैक्टर का फॉर्मूला है। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या आप कैसे आप सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा। ओके, जब LCR सर्किट है, LCR सर्किट में हम L, C और R सभी को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब है कि हमारा जो LCR सर्किट है वो टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा। टोटल रेजिस्टेंस इन द सेंस हमारे सर्किट के अंदर हम इंडक्टर भी जोड़ेंगे, कैपेसिटर भी जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, सभी को सभी सीरीज में जोड़ेंगे। तो आपके पास सीरीज LCR सर्किट था, उसकी फ्रिक्वेंसी आप देखोगे रेजोनेंस तो वो तो ये आ जाएगी। लेकिन अगर सीरीज आपके पास LCR सर्किट है, उसका इम्पीडेंस आपको निकालेंगे सीरीज LCR सर्किट का, तो वो कैसे निकलेगा। इम्पीडेंस का मीनिंग होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, और उसका फॉर्मूला होगा Z √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। आप इसको XC माइनस XL भी लिख सकते हैं, XL माइनस XC भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है। अगर XC का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो आप XC माइनस XL कर देंगे, और XL का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो XL माइनस XC कर देंगे। जब ये रेजोनेंस का केस हम लिखेंगे एट रेजोनेंस, रेजोनेंस को हमारे पास Z किसके बराबर हो जाता है, R के ऊपर। रेजोनेंस कंडीशन पे Z किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। मतलब जब रेजोनेंस होगा तो Z हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, जो इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। और रेजोनेंस कंडीशन पे Z R होगा। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका रेजोनेंस कंडीशन के लिए, तो इधर तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इधर Z आ जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/R और यहाँ पे हो जाएगा इम्पीडेंस Z R। और क्योंकि आपको पता है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं यहाँ करंट का ग्राफ बनाऊंगा इसमें, तो करंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी और ये आपके पास पीक करंट होगा। क्या होगा, ये पीक करंट होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसके दोनों साइड में दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं, दो फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जिनके ऊपर जो करंट है इसकी वैल्यू है I0/√2। उसकी वैल्यू कितनी है, I0/√2। इस फ्रीक्वेंसी को ω1 बोल देता हूँ, इस फ्रीक्वेंसी को ω2 बोल देता हूँ। तो ये जो ω2 माइनस ω1 का जो डिफरेंस है, इसको हम सर्किट की बैंड विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट की बैंड विड्थ बोलते हैं। एक हमने यहाँ पे जैसे ये इम्पीडेंस किया, इसका मैं आपको फेजर बनाता हूँ, वो ज़रूरी है। इनमें से यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ा सा।
देखिए, जब हम LCR सर्किट के लिए फेजर बनाएंगे तो ये तो आपके पास I हो गया, इधर आपके पास VL हो गया और इधर आपके पास क्या हो गया VC और ये क्या हो गया VR। अगर हम VL ग्रेटर देन VC कंसिडर कर लें, VL ग्रेटर देन VC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, वो होगा VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट होगा कुछ इस टाइप से, वो रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, जिसको हम बोलेंगे EMF E और उसकी वैल्यू होगी V² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये लीड कर रही है करंट से बाई फेज एंगल फाई इफ़ VL इज़ ग्रेटर देन VC। कब लीड करेगी? इफ़ VL इज़ ग्रेटर देन VC। तो हमारी जो LCR सर्किट है उसकी वोल्टेज लीड कर रही है। अगर VC ग्रेटर देन VL होगा तो ये ग्राफ इधर आ जाता है, उसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपके पास VC ग्रेटर देन VL होता तो हम लिखते इसको VC माइनस VL और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता। तब अलग अलग बनाना है, ठीक है, आपको एक साथ नहीं बनाना है। रेड लाइन है वो केस नंबर 2 है, तो हमारे पास फेज ये हो जाता। इफ़ VC माइनस VL है तो करंट लीड कर रहा है, इफ़ VL माइनस VC है तो EMF लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। तो इसका ये फेज हम कैसे निकालेंगे, ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सर्किट में। तो वो हम निकालेंगे टेंजेंट फाई से, और वो होगा, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, तो ये तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ट्रायंगल का हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर VL माइनस VC होगा VL माइनस VC डिवाइड बाई VR, और इसको आप लिख सकते हो XL माइनस XC डिवाइड बाई R। और सिमिलरली उसी प्रकार से अगर ये डाउनवर्ड होगा तो VC ग्रेटर देन VL होगा, तब लिख दूंगा VC माइनस VL डिवाइड बाई VR। ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन सभी फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लें, जितने भी फॉर्मूले हैं इन सभी को अच्छे से याद कर लें और मीनिंग समझ लें सभी का अच्छे से। जब ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है उस वीडियो के अंदर इन जितने भी फॉर्मूले हैं इनको यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे NCERT टेक्स्ट बुक के। तब तक आप सभी फॉर्मूले याद रखें और चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से समझ लें।